जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 6 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां, क्योंकि आप लोगों के संयुक्त प्रयास से ही कल रेलवे मंत्रालय के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की जो डेट है उसकी घोषणा कर दी गई। तो खास तौर पर एग्जामपुर के जो विवेक सर हैं उनका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा और जो भी अन्य टीचर रहे हमारे यूट्यूब के ऊपर उन सभी टीचरों ने यहाँ पर अपना सहयोग दिया, जिसके कारण फाइनली यहाँ पर रेलवे मंत्रालय ने डेट की घोषणा कर दी है। तो अब आपके पास में लगभग 100 दिनों का समय बचा हुआ है और इन 100 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो ये बन गई हैं ऊषा पांडे। ध्यान रखिएगा, इनका नाम ऊषा पांडे पहली महिला महानिदेशक बनी है। हाल ही में किस समिति की सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? तो विवेक देव राय समिति की सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और इसके पहले सीईओ बन गए हैं बीके यादव, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। और यहाँ पर सबसे जरूरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सदस्यों की संख्या 8 रहती थी उसको अब कम करके 5 कर दिया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरोज शेयर और स्टोरेज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो ये प्रतियोगिता शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। मई 2020 में किस देश के द्वारा स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। और आखिरी प्रश्न था कि चरण पादुका पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये पहल शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है पिछले 4 महीनों का, वह मैंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाकर के इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करते हैं इस वीडियो की, तो इसकी पीडीएफ भी आप वेबसाइट के ऊपर से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा केवी गुरुजी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके इसके पीडीएफ को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर के आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये रहा कल का क्विज, जिसमें श्याम प्रसाद निषाद पहले स्थान पर रहे, राजकुमार आनंद दूसरे स्थान पर रहे, अन्नू कुमार झा, सौरभ शर्मा, गौतम आदित्य, युवराज पांडे, अंशु कुमारी, सौरभ कुमार और संयम उपाध्याय, इन लोगों ने यहाँ पर पूरे अंक प्राप्त किए हैं। और मैंने आपसे बार बार कहा है कि क्विज आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे तो फिर जो एग्जाम में आप गलतियां करते हैं वह गलतियां आप नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी स्पीड भी यहां पर इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में स्पीड का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए जब आप डेली क्विज देंगे और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जब क्विज देंगे तो इससे आपकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी और आप गलतियां नहीं करेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इंसान जो होता है वह 2 प्रकार से बदलता है। एक तो जब वह स्वयं बदल जाता है और एक जब उसको समय बदलता है। और इसमें खास बात यह होती है कि अगर इंसान स्वयं बदल जाता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो समय के द्वारा बदला जाता है तो फिर इंसान को बहुत तकलीफ होती है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के अंदर जो भी इस प्रकार की कमियां हैं जो आपकी पढ़ाई के रास्ते में बाधक बनती हैं, उन सभी कमियों को दूर कीजिए। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में किस राजनेता के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हैं हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो ध्यान रखिएगा ये 1952 से 1957 तक हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे और उसके बाद में 1962 से लेकर के 1967 तक ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। और भारत रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1954 में पहली बार दिया गया था। और पहली बार जब ये पुरस्कार दिया गया था तो उस समय 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। किसको किसको? एक तो थे सी राजगोपालाचारी जी, इसके अलावा सी बी रमन जी थे और तीसरे व्यक्ति थे हमारे
पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, तो वो आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व पीएम रह चुके हैं, 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चैरिटी यानी कि दान पुण्य की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म के कार्यों के लिए या फिर मानवता के कार्यों के लिए, परोपकार के कार्यों के लिए जो भी संगठन हैं उनके द्वारा या फिर मानवों के द्वारा चैरिटी को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इसकी घोषणा की थी। और 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मदर टेरेसा, जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिल चुका है, इनकी डेथ हुई थी 5 सितंबर को। तो इसीलिए 5 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये बन गई है नई राजदूत इटली में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो 1992 बैच की ये IFS अधिकारी हैं और अब यहाँ पर हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा इटली में इनको भारत की नई इन्वॉय नियुक्त किया गया है। इटली की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको रोम में मिलेगी, मुद्रा यहाँ की है यूरो और पीएम यहाँ के हैं ग्यूसेप्पे कोंते। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो यहाँ पर भारत के नए राजदूत बन गए हैं, इनका नाम है रुद्रेंद्र टंडन। कल मैंने आपको बताया था क्रोएशिया में हमारे बन गए हैं राज श्रीवास्तव और बांग्लादेश में बने हैं विक्रम दोरई स्वामी। तो इनके नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। बात करते हैं इटली की, तो ये आप मैप में देख सकते हैं इटली की लोकेशन, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है और ये फ्रांस, इसके अलावा स्विट्जरलैंड, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया और यहाँ पर है स्लोवेनिया। तो इनके साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था में संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल का समय कब से कब तक का होता है? यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन आवर की, तो ये आपका होता है 11 से 12 बजे तक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि अब की बार जो हमारी संसद के मानसून का सत्र होगा उसमें प्रश्नकाल का समय नहीं होगा, शून्यकाल का समय भी नहीं होगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार का निजी सदस्य विधेयक भी प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो प्रश्नकाल के बारे में आप लोगों ने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा कि इसके दौरान जो भी मंत्री होते हैं या फिर जो भी सरकार होती है उसके मंत्रियों से यहाँ पर जो भी प्राइवेट मेंबर होते हैं यानी कि अन्य सांसद होते हैं उनके द्वारा 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12 का, उसके बाद में होता है 0 आवर 12 से 1 PM का, फिर लंच हो जाता है 1 से 2 PM का और फिर जो हमारी लोकसभा है ये चलती है 6 बजे तक और राज्यसभा हमारी चलती है 5 बजे तक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है निजी सदस्य विधेयक के बारे में। तो जैसे जब कोई मंत्री या फिर जब कोई सत्ताधारी दल का सांसद कोई विधेयक पेश करता है तो वह आपका निजी विधेयक नहीं होता है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद के द्वारा कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे एक निजी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक के रूप में जाना जाता है। तो बिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के बिल होते हैं। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि प्रश्नकाल का जो समय है इसको यहाँ पर हटा दिया गया है अगले मानसून सत्र से। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हमारे देश की एक मेजर IT राज्य कर्नाटक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कर्नाटक की जो कैबिनेट है उन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2020 से लेकर के 2025 तक के लिए एक नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी की घोषणा
की है। अब भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में आगे आने वाले कुछ सालों में जो ये आईटी सेक्टर है इसका योगदान होगा $1 ट्रिलियन का। तो कर्नाटक ने यह कहा है कि अगर आपने $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है तो इसमें 30% योगदान हम लोग देंगे। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर कर्नाटक के द्वारा नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की गई है। कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है कि कर्नाटक हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 1997 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई थी। और बेंगलुरु शहर के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारे भारत का एक प्रमुख टेक शहर है। इस पॉलिसी के दौरान ये भी कहा गया है कि जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग होंगे उनके लिए भूमि पर 25% सब्सिडी दी जाएगी और जो भी स्टाम्प शुल्क होगा और रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किसके द्वारा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया? तो हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के द्वारा यहाँ पर स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी रिपोर्ट है इसको बनाया है एक एनजीओ ने जिसका नाम है मोबाइल क्रेच, यानी कि इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारे देश में लगभग 16 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है। और इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि इसमें से 21% जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन हैं, यानी कि अल्पपोषित हैं या आप कह सकते हैं कुपोषित हैं। 36% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन यहाँ पर कम है और 38% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण टीकाकरण को भी प्राप्त नहीं किया है। आपने पढ़ा होगा, इसके अलावा आपने कई सारे टीके बचपन में लगवाए भी होंगे। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लगभग 38% बच्चे ऐसे हैं जिनको बचपन में पूर्ण टीका नहीं मिला है, यानी कि इन्होंने सभी टीके नहीं लगवाए हैं। अब दो चीजें यहां पर आपको और ध्यान रखनी है। इस रिपोर्ट के दौरान 2 इंडेक्स भी जारी किए गए हैं। एक तो हमारा है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, तो यहां पर बच्चों के पोषण या फिर उनके स्वास्थ्य के ऊपर रिपोर्ट जारी किया गया। और इसमें केरल रहा है पहले स्थान पे, गोवा रहा है दूसरे स्थान पे और त्रिपुरा रहा है तीसरे स्थान पर। वहीं पर यहाँ पर एक रिपोर्ट और जारी की गई जिसका नाम है यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स, और इसमें केरल रहा है पहले, गोवा रहा है दूसरे और पंजाब रहा है तीसरे स्थान पे। तो रिपोर्ट काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर मैंने शामिल किया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस यूरोपीय देश ने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है जर्मनी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये इंडो पैसिफिक रणनीति है क्या? तो अगर आप हिंद महासागर को पूरा देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया, यहाँ पर है हिंद महासागर और यहाँ पर आपको मिलेगा मलक्का स्टेट। तो ये जो मलक्का स्टेट है उससे दुनिया का 25% से ज़्यादा व्यापार होता है और लगभग $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का व्यापार इस स्टेट के माध्यम से होता है। तो आपने देखा होगा चीन की ये योजना है कि दक्षिण चीन महासागर के साथ में जो इंडियन ओशियन है यहाँ पर भी थोड़ा सा अपना प्रभुत्व जमाया जाए। तो इससे पहले फ्रांस के द्वारा भी एक इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की गई थी जिससे चीन के बढ़ते हुए पावर को यहाँ पर काउंटर किया जा सके भारत के साथ में मिल करके। और अब जर्मनी के द्वारा भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार के इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की गई है। जर्मनी की बात करते हैं तो राजधानी इसकी बर्लिन में है, मुद्रा यहाँ की है यूरो और यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं जर्मनी की, यह यूरोप के कई देशों के साथ में सीमा बनाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये पूरा है जर्मनी और ये डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, इसके अलावा पोलैंड के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है, यानी कि कुल 9 देशों से ये सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब व सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस कृष्णन ये पंजाब और सिंध बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं,
तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा एमडी, सीईओ और चेयरमैन, इसके अलावा जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, इन सभी में क्या अंतर होता है। तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। कमेंट सेक्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पंजाब और सिंध बैंक की। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को और मुख्यालय आपको इसका मिल जाएगा नई दिल्ली में। एस कृष्णन की बात करते हैं तो ये वर्तमान में केनरा बैंक के हैं कार्यकारी निदेशक, और पंजाब और सिंध बैंक के वर्तमान में एमडी हैं एस हरिशंकर, तो इन्हीं का स्थान लेंगे एस कृष्णन। बाकी बात करते हैं एलबी प्रभाकर की, यानी कि लिंगम वेंकट प्रभाकर की। तो ये केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के बने हैं, और मुरली रामकृष्णन, इनके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि ये साउथ इंडिया बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने इनमें से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये आप देख सकते हैं अभिनेता, ये है आयुष्मान खुराना, जो कि बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आयुष्मान खुराना की बात करें तो आपको पता होगा कि ये एक अभिनेता हैं, और पिछले वर्ष जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे उसमें विकी कौशल के साथ में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के जो भी उत्पाद हैं या फिर उनकी जो भी डिजिटल सेवाएं हैं, उन सभी का प्रचार करेंगे आयुष्मान खुराना। बजाज आलियांज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये भारत की बजाज और जर्मनी की आलियांज कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम है। इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा पुणे में। एमडी और सीईओ इसके हैं तरुण चुग। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की बात करते हैं तो आईडीबीआई फर्स्ट बैंक ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अजय देवगन ये आरोग्य सेतु के हैं, और सलमान खान की बात करते हैं तो चीन की कंपनी रियलमी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के द्वारा सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाने के प्रस्ताव पर हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये पूरा मामला क्या है, आइए पहले इसको समझते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी के द्वारा एक बिल लाया गया, और इस बिल के माध्यम से इनका उद्देश्य था कि आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम 1982 जो है उसमें हम लोग संशोधन करेंगे। तो बिल में इन्होंने क्या प्रावधान रखे थे, तो बिल में इन्होंने ये प्रावधान रखा था कि आंध्र प्रदेश में जो भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वह अंग्रेजी मीडियम में दी जाएगी, ऐसा इन्होंने प्रावधान करा था। तो विधानसभा में इनका बहुमत था, बिल आसानी से पास हो गया, लेकिन जो वहां की विधान परिषद थी वहां पर इनका बहुमत नहीं था, तो बिल वहां पर पास नहीं हो पाया। तो उसके बाद में पुनः इन्होंने कोशिश की कि बिल को पास किया जाए, और फिर एक आदेश के द्वारा इसे पास करने की इनके द्वारा कोशिश की गई। तो वहां पर जो विपक्षी पार्टी है वो चली गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के द्वारा इस बिल के ऊपर रोक लगा दी गई थी, यानी कि इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया था। तो मामला अभी क्या हुआ है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वह गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था उसको बरकरार रखा गया है। हालांकि जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था तो उस समय इन्होंने ये कहा था कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं की बजाय हम लोग 1 से लेकर के 6ठी तक के क्लास में यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा को प्रसारित करेंगे, यानी कि जो भी शिक्षा होगी वह अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। और अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, इसमें भी ये कहा गया है कि जो भी हमारे राज्य हैं उनके द्वारा ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो 5वीं तक की शिक्षा है किसी भी बच्चे की, वह उसकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में हो। तो इन सभी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये ऐप लॉन्च किया है यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
अब ये जो ऐप है, ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। तो इसी के द्वारा इस ऐप का निर्माण किया गया है। अब ये ऐप काम क्या करेगी? तो ये जो ऐप है, हमारे देश में जो बहुत सारे लोग हैं उनकी इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है वह काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं अलग है। जैसे कि स्टैचरी बॉडी जो होती है, कई लोग उसको स्टूटरी बॉडी पढ़ते हैं, नॉलेज को कई लोग करों लदगे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन है फनी टाइप का, उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको एक यूनिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए पुनः स्वयं योजना को लॉन्च किया है? तो ये योजना लॉन्च किया है असम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब स्वयं योजना है क्या? तो असम राज्य की सरकार के द्वारा वर्ष 2017-18 में 1 लाख युवाओं के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। योजना में ये टारगेट रखा गया था कि 1 लाख युवाओं को हम लोग रोजगार के लिए धन मुहैया कराएंगे, लेकिन उस समय बैंकों के द्वारा ज़्यादा कर्ज ही नहीं दिया गया, तो लगभग 7,000 लोगों को ये लोन मिला था। तो अब असम राज्य की सरकार के द्वारा पुनः 1,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ में इस योजना को लॉन्च किया गया है। नाम क्या है इसका? तो इसका पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। तो इसके अंतर्गत जो भी राज्य के युवा हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है, वह अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद में उन्हें रोजगार शुरू करने के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। असम की एक और योजना थी जिसका नाम था अभिनंदन योजना। तो अभिनंदन योजना यह एक छात्रों को शिक्षा ऋण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी योजना थी। यानी कि अगर किसी छात्र ने शिक्षा के लिए ऋण लिया हुआ है तो उसको यहाँ पर सब्सिडी दी जाती थी 50,000 रुपए की असम राज्य की सरकार के द्वारा। तो इसको भी फिर से लॉन्च किया गया है। और एक योजना और थी जिसका नाम था चाह बागीचर धन पुरस्कार मेला योजना। तो ये योजना क्या थी? इस योजना के अंतर्गत जो भी राज्य के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, उन मजदूरों को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो कई सारी योजनाएं हैं और असम पहले भी कई सारी योजनाएं लॉन्च कर चुका है, जैसे कि अरुंधति योजना हो गया। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था अरुणोदय योजना के बारे में, भ्रमण सारथी योजना है। तो कई सारी योजनाएं असम ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने आई रखवाली नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा राज्य में हरियाली को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं उनको बचाए रखने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य के लोगों को जागरूक करने के लिए आई रखवाली नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि इस ऐप के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अवैध पेड़ों की कटाई करता है तो उसके बारे में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। और पंजाब राज्य के बारे में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष भारत को जो 10 नए वेटलैंड्स मिले थे, इनमें से 3 आपका मिला था पंजाब को, और पंजाब में अब कुल वेटलैंड की संख्या हो गई है 6। तो वेटलैंड्स के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आपको सिर्फ सर्च करना है वेटलैंड्स केवी गुरुजी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है केनिची आयुकावा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं केनिची आयुकावा की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की हमारे यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं केनिची आयुकावा। और अभी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की 60वीं वार्षिक सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। इसमें हमारे कई सारे मंत्री भी शामिल हुए, जैसे कि वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, रोड हाईवे और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल जो कि रेलवे मंत्री हैं, इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, ये भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान जो हमारे रोड हाईवे और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा एक घोषणा की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि दुनिया में जो रोड नेटवर्क के लिए देशों की लिस्ट है
उसमें भारत है दूसरे स्थान पे, यानी कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़े रोड का नेटवर्क है और इसमें हम हैं दूसरे स्थान पर। इसके अलावा इन्होंने ये भी घोषणा की कि हमारे यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाता है, तो ये घोषणा की। इसी दौरान अशोक लीलैंड कंपनी के जो है विपिन सोढ़ी ये नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। कल 2-3 लोगों ने वीडियो की लेंथ को छोटा करने के बारे में कमेंट किया था, तो देखिए लेंथ को मैं 2 तरीके से छोटा कर सकता हूँ। या तो मैं प्रश्नों की संख्या कम कर दूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि जो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको चीज़ें बताता हूँ उनको वन लाइनर या थोड़ा सा वन लाइनर से ज़्यादा के फॉर्मेट में बताऊँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको मैं पूरे YouTube का सबसे बेहतर कंटेंट दे सकूं, यानी कि ना केवल आपको यहाँ पर क्वालिटी मिले प्रश्नों की, इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वांटिटी भी मिले, यानी कि मैक्सिमम प्रश्न मैं यहाँ पर कवर कर सकूं। और डेली करंट अफेयर का सामान्य अर्थों में यही मतलब भी होता है कि जो भी आपकी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न बन सकते हैं, चाहे उनकी संभावना बहुत कम ही हो, लेकिन उन प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। तो बाकी जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा मैं वीडियो में परिवर्तन भी कर सकता हूं। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की जो 5वीं बैठक है इसमें भारत से कौन शामिल हुआ? एस बोटअप स्पोर्ट्स बुक जो ब्रांड है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना है? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और फरवरी 2020 में नौसेना के किस स्टेशन को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। और कल आप सभी लोगों ने शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी, तो उन सभी के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, ऐप के ऊपर क्विज देते रहिए, या फिर आपको जहां पर भी क्विज देने का मौका मिले वहां पर आप क्विज देने में बिल्कुल भी मत चूकिए। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।